हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोगों ने, जिसमें हमने 3 सेट कंप्लीट कर रखा था। आज हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। इसमें हम चौथे भाग टेस्ट से सेट नंबर 4 का पहला पार्ट आज सॉल्व कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। आज के सेट में हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी सॉल्व करें, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम मिलता है। आपको पता होगा 1 घंटा 20 मिनट में ही 140 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे में हम जिस तरीके से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं भी आज अपनी तरफ से प्रयास करूँगा जल्दी जल्दी सॉल्व करूँ। आप भी प्रयास कीजिएगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने का और समझने का, क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना रहता है, तो इस तरीके से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर भी आप प्रयास कीजिएगा ज़्यादा समझने का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये युग में मिलाना है आपको। दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यनम दिया हुआ है, माहे दिया हुआ है, कराइकल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि किसका संबंध किस किस रीजन से। देखिए सभी जो हैं दिए हुए क्षेत्र हैं 4 भागों में विभाजित है। कौन? पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 भागों में विभाजित है, 3 राज्यों में उसके सेक्टर विभाजित है, मतलब 3 राज्यों में उसका विस्तार है। किसका? पुडुचेरी का। तो बताइए उसके कौन कौन से क्षेत्र किन किन राज्यों में हैं। यनम आंध्र प्रदेश दिया, माहे तमिलनाडु में दिया और कराइकल केरल में दिया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। कराइकल की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और खुद अपने पुडुचेरी भी वास्तविक रूप में तमिलनाडु में ही है, माहे केरल में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। हमारा एक तो सही है, इसमें सही नहीं पूछा गया है। हमारा 2 और 3 सही नहीं है। आंसर हो गया बी। और पूछा जाए आपसे कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है या यूटी है, दोनों देगा एक ही साथ, जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो पुडुचेरी है। कोको स्टेट अलग करता है, किसको अलग करता है आपको ये बताना है। यहाँ मिनी काय एवं मालदीव को, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार यहाँ पे, दक्षिणी अंडमान निकोबार एवं कोको द्वीप को, और यहाँ पे दिया हुआ सी की बात करें कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को, और डी दिया मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है कोको स्टेट से संबंधित। देखिए कोको द्वीप जो है कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से छोटा सा क्षेत्र है, और अपना अंडमान निकोबार द्वीप ऐसे है। तो यहाँ पे कोको स्टेट फैला हुआ है, यहाँ इस जगह पे है। तो हमारा सही आंसर हो गया उत्तरी, यहाँ पे कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, सी में दिया हुआ आंसर करेक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं। डिटेल क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि 8 डिग्री चैनल से आपसे पूछ लिया, तो बताइए 8 डिग्री चैनल आप रिकॉल करिए क्या संबंध है इससे। ये मिनी कॉय को किससे सेपरेट करता है बताइए। मिनी कॉय को मालदीव से, मालदीव से 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है किसको, मिनी कॉय को, दोनों को सेपरेट करता है मिनी कॉय और मालदीव को। और फिर मैं अगर आपसे पूछूँ 9 डिग्री चैनल की बात करूँ, तो 9 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, 9 डिग्री का विभाजित करता है मिनी कॉय। ये मिनी कॉय हो गया, और फिर कल्पनी, अब यहाँ ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप कह लीजिए, लक्षद्वीप या कल्पनी उसी का है, कल्पनी उसी का एक द्वीप है लक्षद्वीप का। तो कहीं दिया जाए रहेगा मिनी कॉय और लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल यहाँ पे कर लीजिए। 8 डिग्री ये हो गया, इन दोनों को विभाजित करता था। 9 डिग्री इसको नीचे, 8 डिग्री किसको करेगा, मिनी का है और मालदीव को, और 9 डिग्री मिनी का है या फिर लक्षद्वीप दे सकता है, कल्पनी दे सकता है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ हम देखें यहाँ पे 10 डिग्री किसको करता है बताइए, अंडमान को निकोबार से विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल। ये बातें याद रखिएगा। उम्मीद आपको ये चीज़ें याद होगी, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। कौन सा इसमें दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाड़ालाचा, शिवकिला, रोहतांग और बोमडीला। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। और बोमडीला की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बारालाचा कहाँ पे स्थित है, बारालाचा स्थित है ट्रांस हिमालय में, और ये लेह को किससे जोड़ता है, मनाली से जोड़ता है बारालाचा। लेह को मनाली से ट्रांस हिमालय में पूछा जा सकता है आपसे किस में है, तो ट्रांस हिमालय में पड़ता है बारालाचा, और लेह को मनाली से जोड़ता है। और फिर अगर यहाँ पे शिवकिला की बात कर लें, शिवकिला भी आ गया, ये भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ये किसको किसको जोड़ता है, शिवकिला की बात करें तो शिवकिला शिमला को तिब्बत से, शिवकिला, कलर चेंज कर लेने दीजिए। चलिए शिवकिला किसको जोड़ता है, शिवकिला शिमला को तिब्बत से। आप याद रखें सी और शिमला, इस तरीके से कम चला पाएंगे। शिवकिला पूछ ले शिमला और तिब्बत को। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम रोहतांग भी आ गया, तो रोहतांग के बारे में देख लेते हैं। रोहतांग किसको अलग जोड़ता है, ये लघु हिमालय में है पहली बात तो, लघु हिमालय, लिटिल हिमालय, लघु हिमालय कर लीजिए। और फिर ये किसको जोड़ता है, मनाली को लेह से। अभी हमने देखा था ये बारालाचा किससे जोड़ता है, ये भी मनाली को लेह से जोड़ता है बारालाचा भी, और ये भी जोड़ता है रोहतांग भी। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ये बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे पर्वत श्रेणी दिया और सर्वोच्च चोटी दिया हुआ, अरावली, उत्तरी सह्याद्री, सतपुड़ा और दक्षिणी सह्याद्री। तो बताइए, उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अरावली का तो सभी लोगों को पता होगा, गुरु शिखर। अब यहाँ पे दक्षिणी सह्याद्री के बारे में तो आप लोगों को पता हो, थोड़ा भी आइडिया हो तो केंद्रमुख है। और यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा भी आप लोगों को पता होगा, धूपगढ़ है। तो ऐसे आंसर निकाल लीजिए। आंसर सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है अपना, हमारा यहाँ पे सही होगा बी। कैसे बी सही होगा बताइए। अभी हमने देखा ए अरावली का किसमें 4, ए का 4, ए का 4 दो जगह दिया हुआ है, इसमें भी। फिर हमने देखा यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा धूपगढ़, धूपगढ़, सी का 1, सी का 1 ये भी दोनों में दिया हुआ था। दक्षिणी सह्याद्री हमने देखा केंद्रमुख, तो डी का हमने देखा तो 2, डी का 2 इसमें हुआ था। हमारा सही आंसर इसलिए बी था। अगर आपने भी बी लगाया था तो आपका सही है। चलिए और भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री कहाँ था? उत्तरी सह्याद्री कालसूबाई, कालसूबाई में स्थित है उत्तरी सह्याद्री। फिर मैं आपसे पूछ लूँ विंध्यन, विंध्यन कहाँ पे? विंध्यन, विंध्यन का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना शिखर जो है ये विंध्यन का है। नीलगिरी का, नीलगिरी का पूछ लिया जाता, गिरी, नीलगिरी का कौन सा है? नीलगिरी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो डोडा बेटा लगाइएगा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी का है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर मैं पूछूं तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो अन्नामलाई है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। कितना हाइट है इसका? 2695 मीटर है इसका हाइट। और किस पहाड़ी पे है ये? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर, अन्नामुडी, अन्नामलाई पहाड़ी पे है अनाईमुडी, ये अनाईमुडी है, मूडी, अनाईमुडी, अन्नामलाई पहाड़ी पे अनाईमुडी। याद रखिएगा ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? आप बताइएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए अगला देखते हैं। होजकिल जलप्रपात बनाया गया है कहाँ पे? होजकिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित बनता है ये पूछा जा रहा है आपसे। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। तो बताइए, सतलज है, सतलुज नहीं, सतलज दिया हुआ। तो बताइए, उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने कावेरी लगाया बिल्कुल सही बात है, कावेरी नदी पे बनता है ये होजिकल जलप्रपात। और ये कहाँ पे? ये तमिलनाडु में बनता है। ये इतनी सी बातें याद रखिएगा। होगेनकल भी कहते हैं, होजिकल भी कहते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो होगेकल, होगेनकल ये तमिलनाडु में बोला जाता है, होजेकल भी लिखा जाता है इसको, तो दोनों लिखा जाता है। तो यहाँ पे होजिकल लिखा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। कोयला क्षेत्र दिया हुआ और राज्य दिया हुआ। उमरिया मध्य प्रदेश दिया हुआ, और विश्रामपुर छत्तीसगढ़, लाल माटी तेलंगाना, और यहाँ पे देखिए तलचर उड़ीसा। तो बताइए इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो आप बताइए, एक मिनट इसको होल्ड करिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमको एक क्वेश्चन आपसे अभी दिमाग में आया तो आपसे पूछ लूँगा मैं। तो बताइए यहाँ पे उमरिया कहाँ पे? उमरिया बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में उमरिया है। उमरिया ये कोयला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है। विश्रामपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही बात है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है। और फिर यहाँ पे लाल मटिया ये झारखंड में है, लाल मटिया यहाँ पे नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। तलचर उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछ लूँ थोड़ा सा कि झारखंड के कोयला क्षेत्र को आप रिकॉल करिए कौन कौन से हैं। तो झरिया तो सबसे पहले आएगा आपको, झरिया, क्यों आया ना झरिया। फिर बोकारो नाम आया होगा, बोकारो, बोकारो रीजन आप लोग नाम सुने होंगे। औरंगाबाद, औरांग है, औरांग, औरंगाबाद नहीं है, औरांग है, ये भी झारखंड में है। धनबाद, धनबाद का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। रामगढ़ वहीं पे है, रामगढ़, रामगढ़ यहीं पे है, कहाँ पे? झारखंड में। फिर करणपुर, आपसे पूछा जा सकता है करणपुर, करणपुर कहाँ पे है? ये भी यहीं पे है। या फिर हुतूर पूछ लिया जाए, हुतूर, हुतूर कहाँ पे है? हुतूर ये भी झारखंड में ही है। और लाल मटिया अभी हमने देख ही लिया, लाल मटिया, लाल मटिया, मटिया, लाल मटिया कहाँ पे है? ये भी झारखंड में ही है। इतने से थे मतलब कोयला क्षेत्र। हमारे वो गोंडवाना रीजन, गोंडवाना जो था सैलखंड, उसके कोयले, उसमें कोयला पाया जाता है। तो आपसे ये बात याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ पे आया था, तो छत्तीसगढ़ को क्यों छोड़ेंगे? छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हो जाएगा कोरवा, कोरवा, कोरवा है छत्तीसगढ़ में। फिर अगर देखें तो विश्रामपुर, विश्रामपुर, विश्रामपुर यहाँ पे दिया हुआ था। विश्रामपुर कहाँ गया? विश्रामपुर दिया हुआ था।
फिर अगर देख लें हम सोनहाट, सोनहाट याद रखिएगा, सोनहाट, सोनहाट जो है ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और झिलमिल, झिलमिल, झिलमिल पूछ लिया, झिलमिल कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। झिलमिल, कोरवा, सोनहाट, विश्रामपुर, ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। और फिर चलिए इतना ही से बस याद रखिए। उड़ीसा के बारे में देख लीजिए, उड़ीसा क्यों छोड़ेंगे, उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में भी देख लीजिए। तलचर, तलचर तो दिया हुआ है, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हिमगिरी, हिमगिरी पूछ सकता है, हिमगिरी, हिमगिरी किसका है, ये उड़ीसा का है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा रामपुर, रामपुर, रामपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। लगेगा आपको झारखंड, लेकिन रामपुर उड़ीसा में है, ये भी कोयला क्षेत्र है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे देखो उपरोक्त की तटरेखा की लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है उसका। पे यहाँ देखिए अवरोही, यहाँ पे असेंडिंग आर्डर, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। असेंडिंग आर्डर में जो होता है आरोही क्रम में, और डिसेंडिंग आर्डर मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ पे 5 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, फिर 2 कर लीजिए, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम। और यहाँ पे असेंडिंग आर्डर का मतलब 1 2 3 4 4 5, आप जिसके हिसाब से चुनना है आंसर चुनिए। हम लोग चुनेंगे घटते क्रम में। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है, ऐसे करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर मैं सबसे बड़ा कहूँ यहाँ पे तो किसका, अंडमान निकोबार का है। लेकिन अगर भारतीय राज्यों के हिसाब से करिए, ये तो यूटी है ना, ये यूटी अंडमान निकोबार, अगर राज्य के हिसाब से करिए तो गुजरात हो जाएगा सबसे बड़ा। तो हमें सबका मिक्स करके दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ नंबरिंग भी देखिए गलत दिया हुआ है, नंबरिंग ये हो जाएगा इसका नंबरिंग। चलिए अब लगाइए, तो देखिए इसको देखें तो हमारे ए में और डी में दोनों जगह दिया हुआ है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, गुजरात का, तो गुजरात हो गया हमारा दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ये हो गया अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे हमने गुजरात को रख दिया। और तीसरे नंबर पे कौन सा है बताइए, अगर आपको आइडिया हो तो पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आता है, तमिलनाडु का नंबर आ जाता है तुरंत, तमिलनाडु। फिर इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर केरल का नंबर आ जाता है। हमारा सही आंसर यहाँ पे डी हो गया। चलिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, टेस्ट में बहुत जगह गलतियाँ दी हुई हैं, इसको वजह से आपका उत्तर भी गलत हो सकता है पूरा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से देखिए अगर आप जो जिस भी लैंग्वेज को आप ध्यान रख के लगाए रहेंगे तो आप इसके हिस्से से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जब मान लीजिए आयोग ने ऐसी गलतियाँ कर दिया तो आयोग ऑब्जेक्शन करने के लिए देता है, तो आप प्रूफ के साथ आयोग को ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में शीर्ष दलहन उत्पादन राज्य कौन से हैं, मतलब दाल का पल्स का जो प्रोड्यूसर है, सबसे हाईएस्ट कौन करता है, टॉप प्रोड्यूसर, वो कौन कौन से हैं बताइए। अगर आपको आइडिया हो तो नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में आंसर लगाएंगे। देखिए राजस्थान जो है पल्सेज के प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट है, ऊपर है। फिर महाराष्ट्र का आता नाम, फिर मध्य प्रदेश का नाम बताओ, तो हमारा आंसर सही हो गया सी। आप लोगों को लगता होगा कि मध्य प्रदेश सबसे हाईएस्ट है, मध्य प्रदेश प्रोडक्शन करता है लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। ऑयल सीड भी यही सब करते हैं ज़्यादा, हमारे यूपी में और इधर रीजन में कम होता है। चलिए निम्नलिखित में से बताइए क्यों इधर करते हैं। आपको पता होगा कि रबी फसलें जो होती हैं इनके लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम बारिश की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ये रबी फसल के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ये जो पल्सेज होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, दालें बताइए। अरहर की बात करेंगे तो ये रबी खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन अगर अन्य दालों की कुछ दालें ऐसी भी हैं जैसे मटर की दाल, वो रबी के अंतर्गत आती हैं। तो अब रबी और खरीफ में जायद, और रबी खरीफ जायद में डिफरेंट जानते होंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं रबी के बारे में, क्यों छोड़े इसको, पूछ लिए तो क्या करेंगे अब। रबी, रबी फसलें वो फसलें होती हैं जो कब की जाती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में की जाती हैं, नहीं गलत, नवंबर से लेकर के अब ये जनवरी फरवरी में तक काट ली जाती हैं। यहाँ पे जनवरी लिख लीजिए, जनवरी फरवरी मतलब वो रीजन जब हम लोग, अपने आपको पता है कि पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, तो कौन सी फसल को लाभ होती है, गेहूँ को। तो ये रबी फसल के अंदर जो गेहूँ के साथ बोई जाने फसलें हैं, अब उनको ध्यान में रख के लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे चना हो गया, कौन सी रबी फसलें हैं। फिर आप खरीफ फसल की बात कर लें, खरीफ फसलें वो फसलें होती हैं जो ज़्यादा खराब हो, याद रखने के लिए आप ऐसे रखते हैं, खरीफ जो ज़्यादा ख़राब हो। आप लोग देखते होंगे जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो खरीफ फसलों पे आप हमेशा देखेंगे प्रीमियम जो चार्ज होता है वो कहीं ज़्यादा होता है रबी की तुलना में। क्यों, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बाढ़ ओढ़ की वजह से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें धान हो गया, धान हो गया इसी की फसल है। फिर से इसके बाद हो गया धान के बाद हो गया अरहर, अरहर भी इसी के अंतर्गत आता है। ये सारी फसलें हैं जो किसके अंदर, खरीफ फसलें के। जायज़ फसलों के अंदर सब्जी उब्जी आता है, वो जायद फसलों के अंतर्गत आ जाते हैं। कुकुम्बर हो गया, और फिर अपना तरबूज खरबूज हो गया, ये सभी आते हैं जायद फसलों के अंतर्गत। चलिए निम्नलिखित में से किस फसल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब शीर्ष स्थान पर नहीं है बताइए। मक्का, धान, गेहूँ और कपास।
उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने मक्का लगाया बिल्कुल सही बात है, मक्का तमिलनाडु है इसमें टॉप प्रोड्यूसर। मक्का तमिलनाडु प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में, धान में पंजाब टॉप पे है प्रति हेक्टेयर से, गेहूँ में भी और कपास में भी, ये तीनों में टॉप पे है, लेकिन मक्का के क्षेत्र में तमिलनाडु टॉप पे है। चलिए अब एक चीज़ बताइए, तमिलनाडु में मानसून किस सीजन में आता है? जब यहाँ से रिट्रीट करके वापस जाता है मानसून, मानसून वापस जाता है रिटर्निंग के टाइम में, तो तमिलनाडु के तट पे बारिश करता है। लेकिन मानसून के समय में बारिश नहीं होता है। जब उत्तर भारत में बारिश होता है, हमारे ये यूपी बिहार और असम के रीजन में बारिश होता है मानसून के समय में, उस समय तमिलनाडु सूखा रह जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे सुम्मिलित नहीं है, यहाँ पे चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चयन करें। सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 से सुम्मिलित करें। यहाँ घाटी दिया हुआ है, यहाँ अवस्थिति दिया हुआ है, टेलर घाटी, ओ घाटी, किंग घाटी और मृतक घाटी। यहाँ डेथ वैली है, डेथ वैली ज़्यादा समझ में आता है, मृतक घाटी उतना आसानी से समझ में नहीं आता है। अंटार्कटिका दिया हुआ, अमेरिका दिया हुआ, इटली दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ। बताइए मिलान कीजिए जल्दी से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर डेथ वैली की बात करेंगे तो ये अमेरिका में पड़ता है, डेथ वैली अमेरिका में, सभी लोगों को पता होगा। और टेलर घाटी कहाँ पे है बताइए? टेलर घाटी की बात करेंगे तो अंटार्कटिका में है। आपको पता है टेलर घाटी कहाँ पे? टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। और मृतक घाटी डेथ वैली अमेरिका में है। पो घाटी कहाँ पे बताइए? पो घाटी की बात करेंगे तो ये इटली में पड़ता है, पो घाटी, पो घाटी इटली में, और किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऐसे में बताइए? सी हो जाएगा। कैसे? हमने पहले का पहला देखा था, टेलर घाटी, टेलर अंटार्कटिका, और फिर पो घाटी इटली, ए का बी का 3, बी का 3। और फिर इसमें देखेंगे किंग घाटी, किंग घाटी कहाँ पे है बताइए? ऑस्ट्रेलिया में, मतलब सी का 4, सी का 4 एक ही में था। अगर किंग घाटी भी आपको पता होगा तो आसानी से लगा लेंगे। और फिर डेथ वैली अमेरिका में। तो देखिए आप दिमाग लगाया करिए हमेशा और याद रखने का। देखिए अगर आपको किंग घाटी पता हो तो आपको कोई भी ना पता हो, केवल किंग घाटी पता हो तो वही लगा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। आप किंग घाटी को याद रखने के लिए एक तरीका याद रखिए। दक्षिणी आप देखेंगे हमारे जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, मतलब इधर का राजा है ऑस्ट्रेलिया। तो किंग घाटी किधर है? ऑस्ट्रेलिया में। आप इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए आर्कटिक वृत्त गुजरता है, किससे गुजरता है आपको ये बताना है। यहाँ पे लेक ग्रेट स्लेप से, बी दिया हुआ है, ग्रेट बियर से, लेक ग्रेट बियर से, और सी दिया हुआ है लेक अथाबास्का से, लेक अथाबास्का से, और डी दिया हुआ रेंडियर झील से, लेक रेंडियर से। तो बताइए इनमें से जो आर्कटिक वृत्त है किससे होकर गुजरता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। यहाँ पे ग्रेट बियर लेक से, जो कि कनाडा में है। आप देखेंगे ग्रेट बियर लेक तो कुछ इतने बड़े क्षेत्र को कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कनाडा भी इसे, कनाडा या फिर इधर हो गया अमेरिका। तो ये कनाडा का जो ग्रेट बियर लेक है यहीं पे पड़ता है, ये आता है इसमें। आर्कटिक वृत्त इसी से गुजरता है, ग्रेट बियर लेक। तो बी हमारा आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए अब कुछ और चीज़ यहाँ पे देखना चाहेंगे? चलिए आगे देखते हैं, छोड़िए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महान झील को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? यहाँ पे ग्रेट लेक की बात कर रहा है कि किससे जोड़ती है इसको, अटलांटिक महासागर से कौन सी नदी जोड़ती है? मैकेंजी नदी, अमेजन नदी, यूकान नदी और सेंट लॉरेंस नदी। अगर आपको पता हो कि ग्रेट लेक कहाँ पे है तो आप आसानी से एक को छांट सकते हो, कौन सा है? अमेजन नदी। ये बिल्कुल धूमधाम से छांट लेंगे। अब बताइए, देखिए अगर आप देखेंगे तो सेंट यहाँ पे ग्रेट लेक, ग्रेट लेक किसको कहते हैं? ग्रेट लेक में आ जाती हैं टोटल 5 झीलें। वो पाँचों झीलें कौन सी हैं? सुपीरियर, यहाँ पे हो गया। फिर ह्यूरॉन, ह्यूरॉन कह सकते हैं, ह्यूरॉन झील हो गया। फिर मिशिगन हो गया, मिशिगन यहाँ पे है, मिशिगन झील हो गया। ईरी झील कुछ ऐसे इस तरीके से है। और फिर ओंटेरियो, ओंटेरियो देखेंगे तो इस तरीके से है। तो इन पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। ग्रेट लेक। अब आप एक चीज़ याद रखिए, ये हो गया ग्रेट लेक। अब यहाँ पे सेंट लॉरेंस की जो सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ पे, सेंट लॉरेंस नदी है कि क्या करती है, किससे किसको जोड़ती है बताइए? अभी हमने देखा ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन सी? सेंट लॉरेंस खाड़ी, जो रिवर है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर किसे, ग्रेट लेक को किससे जोड़ती है बताइए? अटलांटिक महासागर से। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जनजातियाँ दी हुई हैं और संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है बोरो, बोरो के सामने दिया ब्राज़ील, नवा सूडान, फुलानी, फुलानी दक्षिण अफ्रीका, और डी दिया बंतू पश्चिम अफ्रीका। तो बताइए बोरो कहाँ की है? इसमें से हम लोग 2 चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो अब बताइए कहाँ पे? हम लोगों ने किसी सेट में बोरो के बारे में डिस्कस किया था, बोरो ब्राज़ील, याद आ रहा है आपको? तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोरो ब्राज़ील लगा दें तो एकदम सही बात है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है।
फिर नवा के बारे में, फुलानी के बारे में तो आप लोगों ने देखा होगा, फुलानी हम लोगों ने इसके बारे में भी बताए थे। हम लोग वो जब डिस्कस कर रहे थे पिछले सेट में ट्राइब वाले में, तो हमने वहाँ बताया था कि फुलानी कहाँ पे है, बताइए, याद आ रहा हो तो। फुलानी अब देखेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका में है फुलानी, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी का 4। अब आप बताइए बंतू कहाँ पे है, बंतू दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है, बंतू दक्षिण अफ्रीका में। फिर नावा के बारे में बात कर ले तो नवा, नवा कहाँ पड़ती है, सूडान, एक ही बचा। अब यहाँ पे आंसर लगाएंगे, देखेंगे तो आपका सही आंसर, एक मिनट, बोरो ए का 2 जगह दिया हुआ, बी का भी 2 जगह दिया हुआ, हमारा सही आंसर इसमें होगा डी, बंतू सूडान। डी का 2, डी का 2 जगह नहीं है, डी का 3 था ना, दक्षिण बंतू दक्षिण अफ्रीका था, तो डी का 3, डी का 3, डी का 3 केवल एक ही में, डी आंसर करेक्ट है हमारा। अगर आपने डी लगाया था इसमें, इस सेट में, तो बिल्कुल सही बात है। इस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। कौन सी एक नदी है जो विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है? बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, कोसी नदी। तो बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे देखें अगर हम, तो बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, विंध्य श्रेणी से निकलती है, इसका ओरिजिन होता है बेतवा नदी के, और ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है बताइए, हमीरपुर में, हमीरपुर पूछा जा सकता है आपसे, हमीरपुर में ये मिलती है बेतवा नदी जाकर के यमुना से, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, बताइए। केन बेतवा लिंक कौन से 2 राज्यों के बीच में है? अब यहाँ पे केन, चलिए सबको 1 मिनट हम सबके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस। तो हमने यहाँ पे देख लिया बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि विंध्य क्षेत्र से निकलती है, और ये हमीरपुर ज़िले में जाकर के यमुना से मिल जाती है। फिर यहाँ पे केन का देख लेते हैं, केन बेतवा तो अभी लिंक हम समझेंगे, पहले केन का देख लेते हैं, ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं। तो कैमूर पहाड़ी से, कैमूर कहाँ पे बताइए, कैमूर पहाड़ी से निकलती है ये, और ये यमुना में मिल जाती है। यमुना में कहाँ मिलती है, यमुना चिलापुर, चिलापुर आप याद रखिएगा, चिलापुर या फतेहपुर, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, चिलापुर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मिलती है फतेहपुर में। तो आप इतनी सी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, अब सोन नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोन नदी भी इंपॉर्टेंट है, ये अमरकंटक से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। और ये अब कहाँ पे मिलती है, एक बहुत बड़ा मतलब फेमस शहर है पटना, पटना, पटना में जाकर के मिल जाती है सोन नदी। किसी मिलती है, गंगा में। तो पटना शहर के साथ इसका जुड़ाव है सोन नदी का, तो याद रखिएगा। कोसी तो सभी लोग जानते होंगे, कोसी सब तो कोसी से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। और ये अपना मतलब बिहार का, इसको कोसी क्या कहा जाता है बताइए, बिहार का शोक कहा जाता है, सर्व ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि अपना हमेशा ये बदलती रहती, फ्लो बदलती रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक के बारे में बताइए। एमपी मध्य प्रदेश और यूपी, ये दोनों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक। आपको पता होगा बुंदेलखंड रीजन और उसके जस्ट नीचे एमपी के रीजन, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके इसके जल को इधर कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। इतनी सी बात है, अब याद रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बता दीजिए। भी अब यहाँ पे डिस्कस हो गया इतने सबके बारे में। तो विश्व जल दिवस का किस डेट को मनाया जाता है, याद रखिए 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है, ये सभी लोगों ने डिस्कस कर रखा है, हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया से उसके बारे में उस दिन डिस्कस किए थे। वो शहर है जिसको हम कहते हैं फूलों का देश। पूर्व का ब्रिटेन उसी देश को कहा जाता है जिसको हम फूलों का देश कहते हैं, और उसको हम एक और नाम से पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं उसको। ये तो हम इसी में दिया हुआ पूछा गया है। सूर्य उदय का देश किसको कहते हैं, वो सब जापान ही है, इसके उपनाम है। सूर्योदय का देश, फूलों का देश और पूर्व का ब्रिटेन, ये सभी जापान को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। चिनाब नदी पर कौन सी एक परियोजना नहीं है, आपको ये बताना। दुलहस्ती, सलाल और उरी और बगलिहार। देखिए आप अगर यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपसे ये 1 लाइनर पूछे जा सकते हैं कि पूछा जा सकता है आपसे चिनाब नदी पे कौन सी परियोजना स्थित है। और यहाँ पे ये जो नहीं है उसके बारे में भी आप जान लेंगे, तो मतलब 4 क्वेश्चन तैयार हो गया यूपीएसआई के लिए। यूपी आर ओ में भी कोई फैक्ट जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता चिनाब नदी की कौन सी परियोजना है,
इस तरीके से पूछा जा सकता, कौन सी नहीं है ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप एक साथ 4-5 क्वेश्चन याद करने का प्रयास करिए। देखिए, चिनाब नदी की कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती है, बताइए। दुलहस्ती चिनाब नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। और ये दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो ये किसके लिए? जल विद्युत उत्पादन के लिए है। फिर हम यहाँ पे क्या, सलाल 690 मेगावाट की है, सलाल जल विद्युत परियोजना, ये भी वहीं पे है। और बगलिहार, बगलिहार की बात करें तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ये इस पे चलाया जा रहा है, मतलब रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है बगलिहार, और ये भी जल विद्युत परियोजना है। रन ऑफ रिवर कैसे कहते हैं? अब यहाँ पर रन ऑफ रिवर आ गया, पूछ सकता है। ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर, बताइए। आप लोगों को पता होगा, एक डैम बना करके जल विद्युत परियोजना किया जाए। एक होता है नदी बह रही है, उसके जल को इसे बहने दिया जाए और हम उससे विद्युत भी उत्पादन कर ले, तो उसको रन ऑफ रिवर कहते हैं। मतलब उसको फ्लो को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, फ्लो वैसे ही रहेगा, हम बस उसमें विद्युत उत्पादन कर लेंगे। डैम नहीं ऐसे बनाएंगे, उसके जल को स्टोर नहीं करेंगे, तो उसको हम रन ऑफ रिवर कहते हैं। ये बगलिहार जल परियोजना इसी से संबंधित है। फिर कुछ और देख लेंगे आप। सलाल हमने देख ही लिया, दुलहस्ती ये भी हमने देख लिया, और फिर पकाल दुल बांध ये पूछा जा सकता है आपसे। पकाल दुल बांध बारालाचा दर्रा पे ये कौन सी नदी है, निकलती है यहाँ से, बताइए। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, बताइए। बारालाचा दर्रे से निकलती है, वहाँ पे हमने शायद भूल गए होंगे, नहीं बताएं। चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। और ये लेह को बारालाचा दर्रा किससे जोड़ता था, लोगों ने देखा था, बताइए। बारालाचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता था, बारालाचा दर्रा, आप याद रखिएगा, ये बस इतनी सी बात है। बारालाचा दर्रे से ये चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी पे कितनी परियोजनाएं चल रही है इस समय? कौन कौन सी हैं? 4 हैं। सलाल हो गया, सलाल दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हो गया दुलहस्ती, दुलहस्ती भी दिया हुआ है। फिर हो गया पकाल दुल बांध, पकाल दुल बांध याद रखिएगा। और बगलिहार, बगलिहार की विशेषता क्या है? रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया वन की जनसंख्या पिरामिड उल्टा होते हैं, बताइए। जो होते हैं फॉरेस्ट, क्या उसकी जनसंख्या पिरामिड उल्टा होते हैं? दो दिया, प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम होती है, बताइए। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से कलर में होता है, किसका? ये फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कौन से कलर में होता है? तो आप कहेंगे रेड लाइट में, बिल्कुल सही बात है, रेड लाइट में ही होता है सबसे ज़्यादा प्रकार फोटोसिंथेसिस। लेकिन सबसे कम किस कलर में होता है? सबसे लो पूछूं मैं आपसे कि फोटोसिंथेसिस कौन से कलर में होता है, तो ग्रीन लाइट में। आप याद रखिए, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस की दर सबसे लो होती है। लेकिन एक ऐसा जीव है, पौधा है, जो ग्रीन लाइट में सबसे ज़्यादा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। वो कौन सा है? रेड शैवाल। अब याद रखिएगा, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। रेड शैवाल जो है वो ग्रीन लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। वहीं अगर देख लें तो अब ब्राउन लाइट में कौन सबसे ज़्यादा करता है? ब्राउन, ब्लू लाइट में, नीले प्रकाश में कौन सबसे ज़्यादा करता है? ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो ब्राउन एल्गी जो होता है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में करती है। ये सब बातें थी, अब याद रखिएगा। अब चलिए हम यहाँ पे पहले कुछ कथन पे देख लेते हैं। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, वो क्या चीज़ है कि जो फोटोसिंथेसिस की दर होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सबसे अच्छा होता है। ये आदर्श कंडीशन माना जाता है। और एक फैक्ट और याद रखिए, वो क्या चीज़ है? आप लोगों को पता होगा, इक्वेटर से ध्रुव पोल की तरफ जाने पर क्या होता है? तापमान में गिरावट आती है, टेम्परेचर में गिरावट चली जाती है। इसीलिए जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो टुंड्रा टैगा तक जाते जाते क्या होता है? डाइवर्सिटी एकदम कम हो जाती है, सिमिलरिटी दोनों में आ जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे इसीलिए हॉट स्पॉट सारे इक्वेटर के पास ही देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए अगर आपने रिवाइज किया हो तो। पिरामिड आप लोगों को पता होगा, संख्या पिरामिड होता है। एक होता है संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड। दूसरा कौन सा होता है? बायोमास, बायोमास पिरामिड होता है। संख्या, फिर बायोमास, बायोमास, बायोमास पिरामिड। फिर तीसरा कौन सा होता है? ऊर्जा, ऊर्जा पिरामिड। ये तीनों तो आपको डिफरेंट पता होगा। सीधा पिरामिड किसमें बनता है? संख्या का। सीधा पिरामिड कहाँ बनेगा संख्या का, बताइए। वहाँ बनेगा जहाँ पे जिसकी जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा हो, तो बताइए कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। देखिए, पोषक तत्वों में वृद्धि के साथ क्या होता है? उनकी संख्या में कमी होती चली जाती है। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर जो है कितने हैं? पौधे, वनों में कितने होते हैं संख्या इनकी? तो आप लोग देखेंगे तालाब, तालाब में क्या होगा? तालाब और मैदान, यहाँ पे क्या होगा? संख्या ज़्यादा होता है।
किस चीज़ का उल्ट मतलब सीधा बनेगा ये। संख्या वाले में हम देख लें सीधा, सीधा देखेंगे, सीधा पिरामिड। एक मिनट, संख्या पिरामिड में दो तरह का होता है, एक उल्टा होता है एक सीधा होता है। सीधा वाला होता है हमेशा तालाब में, मैदान में, ये सीधा पिरामिड देखने को मिलता है संख्या, ठीक। और यहाँ पे देख लें, तालाब में सीधा पाया जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही बात है, सीधा ही पाया जाएगा। जो प्रोड्यूसर होंगे आप ऐसे बना सकते हैं संख्या, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं संख्या में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं। बताइए, एक जो फाइटोप्लैंक्टन होगा कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे, इनकी संख्या ज़्यादा होती है ना। प्रोड्यूसर हैं, संख्या के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही हवेल कम होती है ना, छोटे छोटे मछलियों को खा लेती है, हवेल की संख्या कम होती है, तो ये ऊपर आ जाएंगी और वहीं प्रोड्यूसर नीचे आ जाएंगे। फिर मैदान में देखेंगे तो घासें होती हैं बहुत सारी, तो ये संख्या क्या होती है, वहीं पे मैदान क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वनों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैदान में तो बहुत सारी घासें होती हैं, लेकिन वहाँ पर उतने जीव होते हैं नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उल्टा की बात करें, उल्टा कब हो जाएगा बताइए, संख्या पिरामिड कब उल्टा हो जाएगा। जैसे ही आप वनों की बात करेंगे, वन में, फॉरेस्ट में, तो संख्या पिरामिड कुछ ऐसा बन जाएगा। संख्या पिरामिड, एक मिनट, संख्या पिरामिड ऐसे बनेगा उल्टा। बताइए क्यों? क्योंकि एक ही पौधा होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव आ जाएंगे, तो संख्या हो गया कम, और नीचे प्रकाश न होने के कारण कम घासें पाई जाती हैं, तो ये भी रीज़न है। तो प्रोड्यूसर जो होगा वो कम होगा, लेकिन उस पर रहने वाले जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। छोटे से जीव लेकर बड़े जीव सभी पौधे पे ही निर्भर होंगे, एक ही पौधे पे। इसलिए जो वन होते हैं वहाँ पे उल्टा संख्या पिरामिड पाया जाता है। अब दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं बायोमास। बायोमास के हिसाब से तो सीधा पिरामिड कहाँ पाया जाएगा बायोमास के हिसाब से, सीधा। बताइए, जो लैंड होगा वहाँ पे क्या होगा, सीधा पिरामिड पाया जाएगा लैंड पे। क्यों सीधा पाया जाएगा बताइए। बताइए, पौधे होंगे ज़्यादा, उनके भार होंगे ज़्यादा, क्या उतने जीव रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में देखेंगे जितने पौधे हैं उनका पूरा एक वेट एक तरफ कर लिया जाए, पूरे लोगों के जितने होंगे उनका एक जगह वजन, तो क्या कौन ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोड्यूसर ही होंगे। अब आपके क्षेत्र में काट दिया गया हो वन, तो उसकी बात अलग है, वो एक्सेप्शनल है। तो यहाँ क्या होता है, पोषक जो होते हैं, पोषक प्रथम जब प्राइमरी प्रोड्यूसर से अगले तक कम होता है तो संख्या इनका भार भी कम होता चला जाता है, क्योंकि अंतिम तक जाते न्यूनतम हो जाते हैं पोषक स्तर। आप लोगों ने पोषक स्तर देखा होगा, 10% का नियम तो आपको पता होगा, घटता चला जाता है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे, न्यूनतम हो जाता है। तो इनका जो भार होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर का यहाँ पे ज़्यादा होगा। उल्टा कब होगा, बायोमास की बात कर रहे हैं हम लोग, उल्टा कब होगा बताइए। उल्टा जब देखेंगे तो ये सागर में हो जाएगा। सागर में कैसे बन जाता है, ऐसे। क्यों उल्टा हो जाएगा, तो आपने अभी हमने बताया फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे उनकी संख्या कितनी होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका वजन तोलेंगे तो एक हवेल के बराबर भी नहीं होंगे वो, इतने कम वजन के होंगे कि उनको रखेंगे आप तौलने वाले चीज़ पे तो उसका वेट ही नहीं बताएगा वो, इतने हल्के होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन। तो इसलिए यहाँ पे जब आप देखेंगे बायोमास के हिसाब से तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे ओशियन में। समझ में आ गया आपको। चलिए अब एनर्जी पिरामिड देख लेते हैं। एनर्जी पिरामिड, एक आपसे मैं पूछूं कि कौन सा एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है, तो आप बिना सोचे समझे लगाएंगे एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, एक मिनट, उल्टा बन रहा है ये, सीधा हमेशा बनता है, ऐसे हमेशा एनर्जी पिरामिड रहता है, फिर उल्टा बन गया। एनर्जी पिरामिड कैसे बनता है बताइए। एनर्जी पिरामिड ऐसे बनता है, नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि इन्हीं से ऊर्जा सबको प्रोवाइड होती है। आपको पता है ये, चाहे ओशियन की बात किया जाए या लैंड की बात किया या फिर फॉरेस्ट की बात की जाए, सभी जगह सीधा होता है एनर्जी पिरामिड। ये बात ही अब याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए अगला देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में चींटी का स्थान आता है, बता दीजिए फटक से। ये प्राइमरी उपभोक्ता भी होती है, हाँ, पौधों वौधों के खाती है, और फिर अपघटक भी करती है। तृतीयक उपभोक्ता नहीं होती है ये, तो हमारा दूसरा गलत है, हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि ए और सी की बात कर रहा था डी। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर, तृतीय यहाँ पे जो होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर, उसके बारे में आप जानते होंगे, इतना तो मान के चला जा सकता है। यहाँ बाल्टिक राज्यों का अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होता है बताइए। बाल्टिक कंट्री, जो बाल्टिक ओशियन है उसके आसपास ये सारे देश सीमा साझा करते हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं कहूँ आपसे बाल्टिक सागर के देश कौन कौन से हैं, एस्टोनिया है, एस्टोनिया दिया हुआ है, बताइए। बिल्कुल दिया हुआ है एस्टोनिया। फिर अगला कौन सा है, लातविया है, लातविया भी दिया हुआ है। फिर हम अगर मैं कहूँ तो लिथुआनिया, ये भी लिथुआनिया भी है। फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपसे तीन ही तो हैं, कौन चौथा हो गया, तो बताइए। हो गए ना ये तीन बाल्टिक देश। यहाँ पे स्लोवाकिया नहीं है, हमारा आंसर निकल गया करेक्ट। अब बाल्कन कंट्री कौन से हैं, बाल्कन कंट्री किसको कहते हैं, जो एक बिखर करके खूब सारे देश बने थे छोटे 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 से, उनको बाल्कन कंट्री कहते हैं। जैसे कौन सा, अल्बानिया, बोस्निया, और फिर बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं,
बाल्कन कंट्री के अंतर्गत। आप इनका नाम बस याद रखें। बाल्कन कंट्री के बारे में नहीं जरूरत है, आप बाल्टिक कंट्री के बारे में देखिएगा, क्योंकि इनसे पूछा जाता है हमेशा। अभी यूपी पीसीएस में पूछा गया था, तो अब इसके बारे में पूछा तो कोको जो होता है, कोको कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन सा देश उत्पादन करता है? आपको पता होगा कोको इक्वेटर के आसपास होता है, तो वहाँ पे लिथुवानिया दिया था। लिथुवानिया ये आंसर करेक्ट था। अगर आपने दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार का था, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। अग्रहार क्या था? अग्रहार वो भूमि था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, उस पर किसी तरह का कर नहीं लगाया जाता था। ब्राह्मण यहाँ पे एक प्रकार का जो सिंचाई केंद्र काम होता बिल्कुल नहीं है। मंदिरों ब्राह्मणों को दान में प्रदान की गई भूमि, ये करेक्ट आंसर हमारा है। अग्रहार क्या है? अग्रहार। अब इसको याद रखने के लिए सबसे आगे समाज में कौन अपने आप को बनाया हुआ है? ब्राह्मण। अपने आप को मतलब हमेशा देखेंगे, जब हायरार्की देखेंगे, कौन सा एक बुक है, आप लोग नाम तो मुझे उसका याद नहीं आ रहा, कोई मूर्ख आदमी था, उसने एक बुक लिखा था, चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, वो हिंदू धर्म में हायरार्की बनाया हुआ है, तो उसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो ये अग्रहार मतलब आगे रहने वाले, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मंदिर और ब्राह्मण, इनको दान में जो दान दिए जाते, भूमि दी जाती है, इस पर कर और नहीं लगाया जाता था, इसको कहते हैं अग्रहार। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को याद रखें। अग्रहार आपको एग्जाम से मत क्वालिफाई करने से मतलब ज़्यादा नॉलेज से मतलब नहीं है। अब अग्रहार याद रखिएगा, मंदिर और ब्राह्मणों से संबंधित है, दी गई भूमि जिस पर कर और नहीं लगाया जाता था। किस काल से संबंधित था? यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ और सीख लीजिए, गुप्त काल से, मतलब गुप्त काल में शुरुआत हो गई थी, गुप्तोत्तर काल में चरम छू देता है। फिर एक चीज़ और यहाँ बता दी, उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस था? जब आप देखेंगे वैदिक काल में समाज उतना जटिल नहीं था, महिलाओं को कहीं ना कहीं ज़्यादा उनको अधिकार था। अब महिलाएं अपने शादी उदी संबंध में निर्णय ले पाती थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या होता है, वहाँ पर महिलाओं का अधिकार छीना जाता है और उनकी स्थिति खराब होती चली जाती है। कृषि बढ़ जाता है, कृषि के मतलब उत्पादन बढ़ जाता है, समाज में अब धीरे धीरे बुराइयाँ आने लगती हैं। अब राजा जो पहले कहीं दान दक्षिणा पर निर्भर था, केवल नाम मात्र का राजा होता था, अब वो वास्तविक राजा बनने लगा, जमींदारी प्रथा का बढ़त हासिल होने लगा। ये सारी चीज़ें याद रखें। इसका मूल कारण कौन सा था? लोहा था। लोहा आने की वजह से गहरी जुताई होने लगी और अधिक उत्पादन होने लगा, तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा गिर गई थी वहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय समाज पत्रों का मुक्तिदाता, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ इसमें से कौन सा सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों डी हो जाएगा? कि भारतीय जो पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है बताइए? आप यहाँ पे देखें, कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने हिंदू पैट्रियाटिक का संपादक इन्होंने किया था, कृष्णोदास पाल ने, और एक पत्रकार थे, पत्रकार, समाज सुधारक, कई सारी इनको उपाधियाँ दे सकते हैं, हम नाम से इनको जान सकते हैं। फिर अगला हम देखें तो पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। ये 1835 से 36 में आया था चार्ल्स मेटकाफ, और इसने क्या किया था? पत्रकारिता से संबंधित कुछ प्रतिबंधों को हटाया था, कुछ काम किया था इसमें अच्छा खासा। और चलिए, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 से संबंध किसका है बताइए? ये लॉर्ड लीटन से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही था, हमारा आंसर डी था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध है बताइए? महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ए दिया निजामुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, बी दिया निजामुद्दीन औलिया, सी दिया शेख शहाबुद्दीन, और डी दिया बख्तियार काकी। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सही आंसर लगाऊँ, मोइनुद्दीन चिश्ती है। इनका मकबरा कहाँ पे है? मकबरा कहूँ तो दरगाह कहाँ पे है? सीधा सा सही शब्द है इसका, दरगाह। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। अब फिर यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती, बार बार मैं बोल रहा हूँ, निजामुद्दीन औलिया का कहाँ पे है? ये इनका है दरगाह दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती को किस लिए जाना था? महमूद ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनका दरगाह है। चलिए बख्तियार काकी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बख्तियार काकी का भी दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में। इतनी सी बात थी, अब याद रखिए। शायद हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को लगा दिए थे, बोल दिए थे दिल्ली में, नहीं, इनका अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में है, और इनको गरीब नवाज के रूप में जाना जाता है। तो बस इतनी सी बात थी। और निजामुद्दीन औलिया न्यू दिल्ली में है, और निजामुद्दीन औलिया ही महमूद ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं। आपने क्या आंसर लगाया यहाँ पे?
निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से जाना था? महबूब ए इलाही के नाम से जाना था निजामुद्दीन औलिया। इनका मकबरा कहाँ पे? निजामुद्दीन औलिया का न्यू दिल्ली में है। बस इतनी सी बात याद रखिए। हमने अभी देख लिया मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका दरगाह कहाँ पर? अजमेर में है। गरीब नवाज के रूप में जाना था निजामुद्दीन औलिया, इनको किस रूप में जाना था? महबूब ए इलाही के नाम से जाना था। इनका दरगाह न्यू दिल्ली में। और बख्तियार काकी का भी न्यू दिल्ली में। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थेमो के कर्नाटक युद्ध के लिए स्मरणीय। सेंट थेमो नाम तो सुने होंगे सेंट थेमो का। चलिए अगला दिया हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? आप यहीं छांट लिए, फिर विकल्प में हम जाके बाद में देखेंगे। आपको पता होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये हमारे वहाँ देसी कारणों से नहीं हुआ था। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी, जिसके वजह से यहाँ पे भारत में युद्ध हो गए। कौन सा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। सेंट थेमो के इसके लिए जाना जाता है इसको। करेक्ट है पहला। दूसरे की बात करें यहाँ पे तो बम्बई जो था फ्रांसीसियों से लिया गया था, पुर्तगालियों से लिया गया था। पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में दे दिया था ब्रिटेन के राजा को। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये गलत है। दूसरा एक ही केवल सही है। यहाँ पे हमारा सही होगा ए। अगर आपने ये लगा है तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। दिया हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड। बी दिया हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। सी दिया हुआ अर्थात तीसरा दिया हुआ कथन सेंडर्स की हत्या। और चौथा दिया चटगांव आर्मरी रेड है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें 2 मिनट कम से कम टाइम लेंगे। आपसे मैं अगर पूछूं तो HRA का गठन कब होता है? बताइए। आपसे मैं पूछूं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अभी सोशलिस्ट आपको 1 मिनट होल्ड करिए। आपसे मैं पूछूं HRA का गठन कब होता है? HRA का गठन कब होता है बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। HRA का गठन कब हुआ था बताइए। HRA का गठन होता है 1924 में। 1924 में किसके माध्यम से? ये कानपुर में होता है। कानपुर नाम रखिए, याद रखिए कानपुर में होता है। और सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में होता है इसका गठन। कब होता है? 1924 में। अब जब ये गठन हो जाता है तो एक घटना होती है, उसको कहते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड कब होता है? इसका डेट याद रखिए 9 अगस्त 1925। आपसे पूछा जा सकता है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। HRA का गठन 1924 में होता है। फिर इसी के जो समिति मेंबर होता है काकोरी कांड, मतलब ट्रेन को लूट लेते हैं और लखनऊ के आसपास रीजन में, तो काकोरी कांड होता है। कब, कितने से को? 9 अगस्त 1925 को, 25 है 25 को। अब इसी समय होता क्या है कि ये काकोरी कांड के वजह से इसके जो HRA के सदस्य थे इनकी हत्या हो जाती, हत्या नहीं फांसी दे दी जाती इनको पकड़ करके। और कहाँ कहाँ दी जाती है बताइए? राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी जाती है, जो कि गोरखपुर जेल, सेंट्रल जेल का नाम ही, गोरखपुर जेल का नाम ही इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। और फिर अशफाक उल्ला खां का कहाँ गया था? फैजाबाद में। और फिर उसके बाद अगर करें रोशन सिंह को कहाँ पे? नैनी में। और फिर राजेंद्र लहड़िया का गोंडा में। इस 4 लोगों को फांसी दे दी जाती है। HRA के सदस्यों को फांसी दे दी जाती है। अब हम देखें अगर, फिर इसमें से आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो आज यहाँ पे थे चंद्रशेखर आज़ाद निकल लेते हैं यहाँ से। कब से? काकोरी कांड में जब 4 लोगों को फांसी दी जाती है तो यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद निकल लेते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ से याद रख सकते हैं। अब हो गया ये चीज़ें। अब इसका गठन होता है HSRA हो जाता है। HRA जो था HSRA हो जाता है। और इसका गठन अब कौन करेंगे? जो निकल के भागे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। 10 दिसंबर 1928 को इसका गठन होता है HSRA का। डेट याद रखिएगा 10 दिसंबर 1928 को HSRA का गठन हो गया। अब बताइए HSRA कौन से कर्मकांड के, मतलब कौन सा कांड करेंगे? अब जा करके सेंडर्स को हत्या कर देंगे। सेंडर्स कौन था बताइए? आप लोगों को पता होगा कि लाहौर पुलिस स्टेशन में इसने उनका हत्या किया था। सेंडर्स की हत्या की गई थी कहाँ पे? लाहौर पुलिस स्टेशन। आप लोग लाहौर एक केस भी पढ़ेंगे अभी हम उसको बताएंगे, लाहौर पुलिस स्टेशन। चलिए पुलिस स्टेशन बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ? 17 दिसंबर को, कितने दिसंबर को गठन हो गया इसका? 10 दिसंबर को होता है। उसके साथ ही दिन बाद ये कांड कर देते हैं लोग, सेंडर्स की हत्या कर देते हैं। कहाँ पे होता है? 10 दिसंबर 1928 को हो जाता है इसका
लाहौर पुलिस स्टेशन में सैंडर्स की हत्या करते हैं, उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भगत सिंह का नाम आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम याद रखिएगा और राजगुरु का, इतने लोगों का नाम याद रखिएगा। ये 3 लोग थे जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। अब इसके बाद केस चलता है, लाहौर केस, लाहौर षड्यंत्र केस चलता है। कब चलता है ये? 1929 में। यही केस जो अभी यहाँ पे हमने देखा सैंडर्स की हत्या हो गई, इस केस चलता है। सैंडर्स की हत्या के मामले में लाहौर षड्यंत्र केस चलता है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये 1929 में था, 1929 में। और 28 में सैंडर्स की हत्या की थे, 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या होती है। 29 में केस चलता है, किसके किसके मामले में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से भी निकल लेते हैं। 23 मार्च को 23 मार्च को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है। किसको किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, 4 लोगों को, 3 लोगों को, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर इसके बाद हम देखें, लेकिन निकल तो लेते हैं, फिर बाद में इनकी भी हत्या हो जाती है। कब देखें हम? तो फरवरी में 27 फरवरी को ही इनकी हत्या हो जाती है। मतलब इन लोगों से पहले इनकी भी हत्या, निकल तो गए रहते थे, इनकी फांसी होने से पहले ही निकल चुके रहते थे, लेकिन 27 फरवरी को यहाँ पे मुठभेड़ में इलाहाबाद में, वहाँ पे इनकी मतलब होली मृत्यु हो जाती है वहीं पे इलाहाबाद में, चंद्रशेखर आज़ाद के। तो अब यहीं पे कौन सा ख़त्म हो गया? HSRA ख़त्म। अब इसके मामला सारा निपट गया यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, ये इसी बीच में होता है। सेंट्रल बम असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 में ही होता है, सेंट्रल बम असेंबली कांड। ये कब किया गया है? जब एक बार डिस्कस किया जा रहा था किस पे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे डिस्कस हो रहा था असेंबली में। फिर इसमें बम फेंक दिया गया था, और ये बम किस उद्देश्य से फेंका गया था? केवल डराने के उद्देश्य से। तो 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका गया था। अब चटगांव जो आर्मरी था, किससे संबंध था? दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। चटगांव के बारे में देख लेते हैं। चटगांव का संबंध किससे है? चटगांव में एक सेना गठित की गई थी, मतलब आर्मी ही है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी नाम था। किसने गठित किया था ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सूर्य सेन का नाम याद रखिएगा, सूर्य सेन ने गठित किया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और इन्होंने क्यों गठित किया था? इन्होंने इसलिए किया था कि वहाँ पे नेतृत्व किया जा सका। इन्होंने कुछ अस्थायी सरकार भी गठित किया था कुछ समय के लिए, पूछा जा सकता है, कहीं कथन में दे तो सही है वो। सूर्य सेन जी जो थे, इन्होंने कुछ समय तक लिए अस्थायी सरकार गठित किए थे। इनको मास्टर दा के नाम से जाना था क्योंकि ये टीचर थे। चटगांव शस्त्रागार पर इन्होंने हमला किया था, जिसको हम चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जानते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। ये जो आर्मी थी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसी ने की थी। वहाँ पे 16 फरवरी 1933 को, 16 फरवरी या भी कर लीजिए, 1933 को इनकी भी फांसी दे दी जाती है। किनको? सूर्य सेन जी को। ये सिर्फ बातें थी, आप उम्मीद आपको रिकॉल हो चुका होगा। हमारा उद्देश्य केवल रिकॉल करवाना था, डिटेल बताना नहीं। आप रिकॉल कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी किस तरह से फ्लो हो रही हैं, एग्जाम में आप आसानी से छांट पाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? बताइए, किस रिपोर्ट में पहली बार बल दिया गया था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे काम किए हैं। जल्दी जल्दी 2-3 नाम पर काम बता दिए लॉर्ड रिपन के, मतलब उसने जो महत्वपूर्ण काम किए थे, तब हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। देखिए, ये हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करना, ये टेस्ट देना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करना, रिकॉल कर पाएंगे तो ही एग्जाम में कर पाएंगे। बताइए, मैं एक कथन बोलता हूँ, अब बताइएगा किसने बोला था। बोले थे उन्होंने कि रिपन जो है भारतीय वायसराय में सबसे लोकप्रिय था। ये कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय ने बोला था। ट्रिपल एम सीधे कहिए इनको, ट्रिपल एम ने, मदन मोहन मालवीय ने बोला था कि जो यहाँ पे है देखें तो लॉर्ड रिपन जो है भारतीय वायसराय में सबसे लोकप्रिय है। लॉर्ड रिपन 1909 के कांग्रेस के जो 1909 का अधिवेशन हुआ था वहीं पे इन्होंने बोला था, ट्रिपल एम ने। अब एक चीज़ बताइए, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ही था, समाप्त किया था। कब किया था? 1882 में। फिर अब मैं कहूँ आपसे, स्थानीय स्वशासन से संबंधित सरकारी प्रस्ताव किसने लाया था? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन ही होगा। अब लॉर्ड रिपन के बारे में इतनी सी बातें याद रखिएगा। और इल्बर्ट बिल क्यों छूट जाए भाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इल्बर्ट बिल तो है बिल,
बताइए इल्बर्ट बिल, जल्दी से सोचिए कि किस लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे पिछले सेट में कि ये इसलिए था, जो यूरोपीय लोग थे वो अगर भारत में कोई कांड करते हैं तो उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। इल्बर्ट बिल ने उनको शक्तियाँ दी जाती थी। इसका विरोध करने के लिए यूरोपीय डिफेंस कमेटी गठित की बना एसोसिएशन बनाया गया था, यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन बनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन गठन किया गया था। फिर मैं आपसे पूछूं, नियमित जनगणना किसने करवाया था? नियमित जनगणना, जनगणना किसने करवाया था पहली बार? बताइए। लॉर्ड रिपन ही था। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड रिपन जो था, इसने क्या किया था? हंटर आयोग का गठन किया। हंटर आयोग का गठन किया था। किस लिए किया गया था? इसने कहा कि 1854 से किस तरह की शिक्षा हुई है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, उसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इसका गठन किया था हंटर आयोग का। हंटर जो थे उन्हीं के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, हंटर आयोग इसीलिए बोलते हैं। और रिपोर्ट में ये कहा गया था प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। ये जो रिपोर्ट थी, इसी में हंटर आयोग की रिपोर्ट, इसी में कहा गया था प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। तो यही पहला रिपोर्ट है जिसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो हंटर कमीशन हो गया, हंटर आयोग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को स्वीकार करने के पक्ष में थे। कथन यहाँ पे कारण दिया हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। तो बताइए कौन सा सही है इसमें? देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है। 1919 में जो रिफॉर्म हुआ था उसी को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ये चीज़ आपको पता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधारशिला इसने रखा था और इसी यही पारित हुआ था। और इसी का विरोध करने के लिए रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। जो लोग विरोध कर रहे थे किसका? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का। ये हम इस टॉपिक से थोड़ा हट के समझ ले रहे हैं क्योंकि अभी जलियांवाला हत्याकांड न्यूज़ में था, तो आपको याद होना चाहिए चीज़ें कि क्या हुआ था मामला। तो जो यहाँ पे आया था कौन सा काम, क्या चीज़ था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था। इसका विरोध करने के लिए जो भारत में लोग विरोध कर रहे थे, इसका विरोध को दमन करने के लिए रोलेक्ट एक्ट लाया जाता है। रोलेक्ट एक्ट, सरदार उधम सिंह पर मूवी भी आ रही है, तो कई सारे मामलों से न्यूज में है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है रोलेक्ट एक्ट किस लिए लाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो लोग विरोध कर रहे थे उनका दमन करने के लिए रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से 13 अप्रैल 1919 को, डेट आपसे पूछा जा सकता है, डेट आपसे पूछा जा सकता है कि कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट एक्ट की वजह से ही वहाँ पे एक निर्दोष लोगों पे गोलियां चला दी गई थी। तो इतनी सी बातें अब याद रखिएगा किसके संबंध में? यहाँ पे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के संबंध। अब हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखें हम पहला तो बिल्कुल सही बात है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं व्याख्या नहीं कर रहा है। हम आंसर लगेंगे बी पे, बी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रमुख सुधार आंदोलन के रूप में स्थापित ब्रह्मा समाज के निम्नलिखित में से किस मत का समर्थन नहीं किया था? जो ब्रह्मा समाज था वो किस मत का समर्थन नहीं किया था? आपको ये बताना है। एकेश्वरवाद क्या समर्थन किए थे उन्होंने? इन्होंने अगर हम देखें तो किस मत का समर्थन नहीं किया था, ये पूछा गया। एकेश्वरवाद, बताइए। वेदों किस मान्यता इन्होंने किया था? अगर हम सीधे इसको पहले एक मिनट होल्ड करके हम समझ लेते हैं कि किसी चीज़ों को उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। तो पहली बात आप समझिए कि आर्य जो समाज था, यहाँ पे हमें देखना है कि ब्रह्म समाज, सॉरी आर्य समाज बार बार चल रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। ये चीज़ आप याद रखिए। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। ये मूर्ति पूजा इसका विरोध करते हैं। फिर अंधविश्वास इसका विरोध करते हैं। फिर इसके बाद है कर्मकांड का विरोध करते हैं। फिर इसके बाद वेदों की मान्यता, इसका भी विरोध करते हैं। वेदों की मान्यता का विरोध करते हैं। तो इसमें पूछा कि किस चीज़ का विरोध करते थे? एकेश्वरवाद, कहीं नहीं हमने डिस्कस किया कि एकेश्वरवाद का विरोध करते थे ये लोग, एकेश्वरवाद का समर्थक थे ये लोग। वेदों की मान्यता, हाँ इसका विरोध करते थे। वेदों की मान्यता नहीं करते थे ये लोग, वेदों का ये विरोध करते थे, अस्वीकार करते थे वेदों को। फिर देखिए स्वनिर्दिष्ट कर्मों का सिद्धांत, जो हमारा दिल कहता है उस काम को करना, ये लोग मानते थे। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। इसमें वेदों की मान्यता को ये लोग नहीं मानते थे। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? सती प्रथा पर लोग रोक लगाई, उसके पुत्र आया, उसको फिर चालू कर दिया सती प्रथा को। तो बताइए वो कौन सा शासक था? मुझे आपने आंसर लगा लिया होगा। कश्मीर का जो सिकंदर शासक था, जिसने क्या किया था, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी।
फिर इसका लड़का आता है सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन जो होता है आता है और फिर से समाप्त कर देता है, जो रोक लगा था उसको हटा देता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब बताइए कौन सा वर्ग इससे प्रभावित होगा? हिंदू जो वर्ग था उसके हितों का मतलब एक तरह से कहीं ने उस पर घात कर दिया इसने। कौन? सुल्तान जैनुल आबिदीन जो था इसने घात कर दिया, क्योंकि बैन लग गया था उस पर सती प्रथा पर। सती प्रथा बैन लगाना जरूरी भी था, सही चीज़ नहीं था। पति मर गया तो क्या हुआ, पत्नी को भी मर जाना चाहिए? नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है आपको। बताइए। उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने ए मुस्तखा विभाग की स्थापना की। 3 दिया वो, उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। तो बताइए कौन सा इसमें सही है? उम्मीद है आप लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर लगा लिया होता। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार गलतियाँ ऐसी इसलिए हो जाता है कि हमने सही नहीं है सही है इस ध्यान नहीं दिए थे, तो यहाँ सही नहीं पूछा गया। तो पहला, उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बिल्कुल सही बात है। उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तखा विभाग की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज जो था ये एक सैन्य विभाग था और बलबन के संबंध में था। ये बलबन ने इसका गठन किया था, दीवाने अर्ज। और मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया था। और इसमें के जो प्रधान होते थे अरिजे मोमालित, अरिज ए मोमालित, 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 आरिजे मोमालित, याद रखिएगा। इसके जो प्रधान होते हैं, किसके? दीवाने अर्ज के, अर्जे मोमालित इसके प्रधान होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पे तो खूब फोकस कर रही है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था? मोहम्मद गौरी पहली बार यहीं हारा था। देखिए, भीमदेव सोलंकी द्वितीय जो था, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, इसने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। यहीं पे पहली बार हराया था, माउंट आबू के समीप। तो ये चीज़ें बस याद रखिएगा। अब पहली बार मोहम्मद गौरी भीमदेव सोलंकी द्वितीय से हारा था, पूछा जा सकता, दोनों उल्टा उलट पलट के आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए इसमें बता दीजिए, ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डिगामा ने भारत की दोबारा यात्रा की? 1498, 1500 और अगला है 1502 और 1504। बताइए वास्को डिगामा यहाँ से कब आया था, फिर दोबारा जाके फिर वापस कब आया था, और ये किससे संबंधित था? पुर्तगाली, फ्रांस और यहाँ से यूरोप, यहाँ ब्रिटेन कह सकते हैं। किससे संबंधित इसका था? ये पुर्तगाली यात्री था। प्रथम बार 1498 में आता है, फिर वापस जाता है। कालीकट तट पे आता है, पूछा जा सकता है। कालीकट तट पे आता है। और इसका स्वागत कौन करता है, ये भी पूछा था। जमोरिन जो था, जमोरिन इसका स्वागत करता है वहाँ पे। इतनी सी बात हो गई। अब मैं कहूँ कि फिर से दोबारा ये लौट के कब आता है, पुनः कब आता है, बताइए। ये 1502 में फिर आता है, और ये क्या करता है, आया 1502 में। अब 1503 में इन्होंने क्या किया, कोचीन जो था यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री 1503 में इन्होंने स्थापित की थी। तो पूछा जा सकता है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1503 में। कहाँ स्थापित की? कोचीन में, याद रखिएगा, कोचीन में स्थापित की गई थी। इतनी सी बातें याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग 32 से अगले सेट में डिस्कस करेंगे। इस सेट के लिए बस इतना ही। ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।